जिंदगी में जो रास्ता सबसे सुरक्षित होता है वो सबसे छोटा होता है, लेकिन जो रास्ता आपके सपनों को उड़ान देता है वो हमेशा काफी लंबा होता है। राजा राम त्रिपाठी मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप के संस्थापक, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने कृषि में अपना ऐसा योगदान दिया है कि आज भी लोग उनको बखूबी जानते हैं। अगर हम बात करें उनके सफर की तो सबसे पहले उन्होंने एसबीआई में अपनी नौकरी की, लेकिन उनको जब वहां पर संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी वापसी खेती में की, जहां पर उन्होंने 25 करोड़ का अपना बिजनेस फैलाया और 400 परिवारों को रोजगार भी दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजा राम त्रिपाठी ने कृषि में अपना योगदान दिया है उसको देखते हुए उनको 3 बेस्ट अवार्ड भी दिए गए हैं। और आज हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं राजा राम त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जब अपने करियर को छोड़कर, जब आपने अपनी सुरक्षित नौकरी को छोड़कर खेती से जुड़ने का सोचा, ये आपके दिमाग में कैसे ये विचार आया? मैं जब बैंक की नौकरी में था जी। तो मुझे वसूली का काम दिया गया था और ग्रामीण बैंक में, चूंकि स्टेट बैंक के तहत बस्तर ग्रामीण बैंक आता था और मेरी पोस्टिंग बस्तर में हुई थी, तो जितने भी कर्जदार थे, डिफाल्टर किसान थे, वो सब किसान थे और ज़्यादातर ट्रैक्टर के थे। तो मैंने देखा कि खेती में ज़्यादातर घाटा हो रहा है। तो मैंने ऊपर भी लिखा, नाबार्ड से बात की, मीटिंग भी की कि भाई खेती आजकल घाटे का सौदा बन गया है। उन्होंने कहा आप सिद्ध करिए। तो मैं बॉम्बे बुलाया मुझे, मैंने सिद्ध किया कि खेती घाटे का सौदा है और आपके जो आंकड़े हैं, जो आय व्यय का आपका हिसाब है, गलत है। तो फाइनली उन्होंने कहा आपने प्रूव कर दिया, दैट्स ठीक है, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन बताइए कि खेती फायदे का काम कैसे हो। गलतियां निकाल देना आसान है और समस्या बताना आसान है, आप इसका समाधान बताइए। वही टर्निंग पॉइंट था जो मुझे लगा अब खेती को फ़ायदेमंद अगर बनाना है तो इसको करके दिखाना होगा। तो फिर मैं नौकरी छोड़ के खेती में आया। जब आपने नौकरी छोड़ी तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? मतलब काफी टफ तो रहा होगा आपके लिए वो सिचुएशन को छोड़ना, क्योंकि वहां पर एकदम सुरक्षित नौकरी और यहाँ पर एक जीरो से स्टार्ट करने वाली चीज़। हाँ, बैंक की नौकरी देखा जाए सबसे बड़ी नौकरी पीओ की होती है, वहीं से शुरू होता है, चेयरमैन भी वहीं से बनते हैं। और बैंक की नौकरी छोड़ के एक सुरक्षित नौकरी, सुरक्षित भविष्य और ढेर सारी सुविधाएं सब छोड़ के खेती करना मतलब अंधेरे में छलांग लगाने की तरह था। और शुरुआत में तो लोगों को लगा कि जैसे मैं लगातार पढ़ते रहा, कई विषय में एमए वगैरह किया, तो लोगों को लगा कि ज़्यादा पढ़ने के कारण इनका दिमाग ख़राब हो गया लगता है। भली बात ही दिमाग का आदमी तो कभी नौकरी छोड़ेगा नहीं। तो परेशानियां बहुत आई। सबसे बड़ी समस्या थी मार्केटिंग की। जी। किसान उगा तो लेता है लेकिन उसको बेचने में बहुत दिक्कत है। बाजार जो है एकदम संगठित है और किसान जो है अकेला जाता है बेचने। तो बाजार की पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम कीमत पे किसान का माल खरीदे, जितने कम में खरीदेगा उसको फ़ायदा होना है। तो बाजार बड़ा निर्मम होता है, मतलब वो किसी भी तरह से ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहता है, तो किसान कमज़ोर पड़ जाता है। तो यही कारण है कि मुझे भी शुरुआत में बहुत दिक्कतें हुई। बैंक में कर्जा लेना भी बड़ा कठिन। आप कार खरीदिए तो तुरंत मिल जाती है, आप देखिएगा घर पहुंचा के दे देगा, जीरो मार्जिन पे कार मिल जाती है। लेकिन वहीं ट्रैक्टर खरीदने जाओ तो ज़मीन, खेती सब मॉर्गेज करिए, तो फाइनेंस भी बड़ा कठिन था। लेकिन चूँकि मैं बैंकिंग का मुझे ज्ञान था और खेती बचपन से हमने की थी। मैं बेहद पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से। बस्तर में भी सबसे पिछड़ा क्षेत्रों में से एक है दरभा विकास खंड। आप लोगों ने झीरम घाटी कांडी का कांड सुना होगा। तो निश्चित रूप से मार्केटिंग की समस्या काफ़ी आई। शुरुआत सब्जी की खेती से किए और उसमें इतना घाटा हुआ कुछ मत पूछो। फिर मूसली की खेती की, उसमें शुरुआती फ़ायदा हुआ तो उत्साह बढ़ा, तो हमने सारे पैसे लगा के बैंक से करोड़ों रुपए, मतलब 1,58,00,000 रुपए आज से 25 साल पहले। सर, आपने तो 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर भी खेती के लिए खरीदा है। 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने दिया है खेती में।
ये बात की बात है। शुरुआत में तो ये हुआ कि मूसली का रेट जो 1200 रुपये किलो बिक रहा था, जब मैंने बड़े पैमाने में खेती की, बैंक से कर्जा लिया, तो उसका रेट गिरते गिरते 400 रुपये किलो हो गया। तो अब सोचिए 1200 का रेट अगर 400 हो जाए, तो मेरी घर ज़मीन जो सब मैंने मॉर्गेज करके लोन लिया था, सब नीलामी पे आ गई। तो राजा राम जी डिफाल्टर किसान के रूप में हो गए उस समय। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, लगातार लगा रहा। हम गिरे फिर खड़े हुए। और हाँ ठीक है, बाकी की तो कहानी लोगों को पता ही है कि फिर लगातार फसलों का, अलग अलग फसलों का चुनाव किया, बहुस्तरीय खेती की, ऑर्गेनिक खेती की, सर्टिफिकेशन लिया। भारत का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हासिल करने का हम लोगों को गौरव है। तो फिर उससे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जब मिल गया तो एक्सपोर्ट सहज हो गया, सरल हो गया। तो इसका फ़ायदा भी हम लोगों को मिला। तो धीरे धीरे हम मार्केट में गए। हमने एक नया ये किया कि हमने बहुत सारे किसानों को साथ में जोड़ा। अकेला बाजार में आप मार्केट करने जाओगे तो आपको लूट लिया जाता है। मार्केट में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान को मार्केट में होती है। किसान खेतों में नहीं हारता, वो बाजार में हारता है। तो इस चीज़ को मैं देखा, समझा, तो मैंने क्या किया कि ढेर सारे किसानों को जोड़ा कि हम एक साथ मार्केटिंग करेंगे, मिल के करेंगे। तो जब ढेर सारे किसानों को जोड़ा तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हमारे तक आने लगे। और मैंने सूचना तकनीक, जो उन्हीं दिनों इंटरनेट चालू हुआ था, तो हम भारत के वो किसान हैं जो पहली वेबसाइट बनाई किसान ने। तो उससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया का मार्केट का हमको एक विंडो मिल गई, है ना, हमें वो खिड़की मिली। और दुनिया के जो इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट करने वाले या बड़े व्यवसायी, उनको भी इंटरनेट के जरिए हमारे बारे में ज्ञान हुआ, तो वो भी आने लगे। तो उसका हमें फ़ायदा मिला। जी बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने हर्बल में ही क्यों सबसे पहले कदम रखा? मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज़्यादा इस समय देखी जा रही है, हर कोई उसी तरफ जा रहा है, आपने हर्बल फार्मिंग को ही सबसे पहले क्यों चुना? देखिए, हर्बल फार्मिंग चुनने के पहले मैंने सब्जियों की खेती की थी और सब्जियां अच्छी उगाई भी। लेकिन जब मार्केट में गया तो मैंने देखा कि रेट जितना हम जैसे सोचते हैं कि हम 30 रुपये किलो गोभी खरीद रहे हैं, किसान की गोभी वो 15 रुपये किलो बिकती है सुबह 4 बजे 5 बजे। फिर उसको लोग खरीद के 30 रुपये में आपको बेचते हैं। किसान को पैसे नहीं मिलते। तो दूसरी चीज़ क्या, आज नहीं बिका तो कल फेंकना पड़ता है। चाहे टमाटर हो, सब्जी हो, अगर आज नहीं बेचा हमने तो कल उसे फेंकना पड़ेगा। तो मैंने जड़ी बूटी इसलिए चुना कि जड़ी बूटियों में ऐसा नहीं कि आज नहीं बेचा तो कल फेंकना पड़ेगा। 4 साल तक रखे रहो, जड़ी बूटी खराब नहीं होती। अब रहा सवाल ऑर्गेनिक का, तो बाकी साग सब्जी दाल चावल आप भले ऑर्गेनिक उगाओ या मत उगाओ, हर्बल की खेती तो ऑर्गेनिक ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई केमिकल अगर आपने डाल दिया तो हर्बल तो बीमार आदमी खा रहा है और बीमार हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक खेती बेहद जरूरी। हमने शुरुआत ही ऑर्गेनिक पद्धति से हर्बल की खेती की। जी सर, आपने जिस तरीके से अपने काम को बढ़ाया, खेती को बढ़ाया और उससे आपने 400 परिवारों को रोजगार दिया, वो लोग भी आपके साथ जुड़े, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आई उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? क्योंकि 400 परिवारों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात है, उसको आपने किस तरीके से समझा और उसको कैसे पूरा किया? देखिए, खेती एक ऐसा काम है जो बिना मानव श्रम के नहीं होता। और मैं बस्तर में चूँकि पला बढ़ा, और जो आदिवासी भाई मेरे हैं, बस्तर तो आदिवासियों का क्षेत्र है, वो मुझे भली भांति परिचित थे और उनको मालूम था कि आदमी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के खेती में आया। तो उससे एक विश्वास पैदा हुआ। और जो 400 परिवार अभी बढ़ गए, अब तो और ज़्यादा हज़ारों जुड़े, तो ये सारे लोग मेरे ही परिवार हैं। पहली चीज़ तो ये नहीं मानिए कि किसी और का परिवार का रोजी रोटी का सवाल है। दूसरी चीज़, मैं नहीं मानता कि मैं किसी को रोजी रोटी देता हूँ। मैं तो कहता हूँ वो मेरे अन्नदाता हैं, वो मेरे साथ है, तभी मैं सफल हुआ। और रोजी रोटी देने वाला तो ऊपर वाला है। हम लोग कौन होते हैं किसी को दे सके? हम केवल माध्यम हैं। जब तक मैं ईमानदारी से काम करूंगा तब तक ऊपर वाला हमें समृद्धि देगा। जिस दिन मैं केवल अपना ही घर भरने लगूंगा, उस दिन भगवान बोलेगा नहीं नहीं, इसको हटाओ। बिल्कुल सर, आपने 3 अवार्ड्स भी जीते हैं फार्मिंग को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, क्या है कि जब आप अच्छा काम करते रहते हो तो समाज भी धीरे धीरे लौटाता है। जब आप समाज के बारे में सोचते हो, मैं यही मानता हूँ कि हमें तो केवल अच्छा काम करते जाना है। ढेर सारे किसानों का भला हो, पर्यावरण का भला हो, यही हमारा लक्ष्य था। इसलिए हम लोग 30-35 लाख पेड़ अभी तक लगा चुके हैं। तो लेकिन जब सरकार पीठ थपथपाती है, अवार्ड देती है, तो अच्छा लगता है। जिम्मेदारी बढ़ती है, लगता है और अच्छा करके दिखाएं, तो अच्छा लगता है। और अवार्ड इस कारवां में, सफ़र में मिले
और मुझे अच्छा लगा। और लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड पूरे हमारे समूह के सभी हर परिवार का है। मैं तो केवल चेहरा हूँ या वो दो हाथ है जो लेने जाते हैं, बाकी पूरी तरह से बस्तर का अवार्ड है, वहाँ के आदिवासियों का अवार्ड है, उन सैकड़ों हजारों परिवार का अवार्ड है जो हमारे मादन तिवारी हर्बल समूह के साथ हमेशा पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं। सर, आपने इतने समय से खेती में अपना काम किया है, खेती में अपना पूरा टाइम दिया है, आपको कई देशों की तरफ से आमंत्रण भी आया है, प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका वहाँ पर जाकर उन लोगों से मिलकर? देखिए, जो कि भारत के पहले सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल फार्मर थे और जड़ी बूटी की खेती में मतलब ज़्यादा लोग तो करते नहीं, बांधों में खाना राजा वाली हमारी स्थिति थी। तो मुझे हॉलैंड में बुलावा आया जैविक खेती को लेके। फिर हम इथोपिया भी गए और दक्षिण अफ्रीका में के भी हम गेस्ट रहे। अभी हाल में ब्राज़ील मुझे बुलाया गया था, तो ब्राज़ील में मैं स्टेट गेस्ट था उनका और उन्होंने अपना पूरा देश घुमाया। ब्राज़ील भारत से भी बड़ा है। तो देखा मैंने कि वहाँ खेती की जो नई नई तकनीकें हैं उनमें क्या क्या हम भारत के लिए कर सकते हैं। हमने कोशिश की समझने की कि कैसे हम अपना उत्पादन बढ़ाएं, गुणवत्ता बढ़ाएं। हाँ, वो लोग भी चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं उससे वो सीखें, तो जो हमसे बन पड़ा वो भी बताया, क्योंकि पूरा विश्व अब एक परिवार है। हम लोग बोलते भी ना, वसुधैव कुटुम्बकम। जी जी सर, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन भी काफ़ी इस समय हिला डुला दिख रहा है कृषि के क्षेत्र में, तो किस तरीके से किसानों को उससे बचना चाहिए और किस तरीके से उनको अपनी खेती को बचानी चाहिए, क्या सलाह देंगे आप उनको? देखिए अब मैं बार बार कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज बहुत गंभीर समस्या है। मतलब मानव प्रजाति के लिए, जिंदा रहने के लिए, खाली किसानों के लिए नहीं। और यकीन मानिए आने वाले दिनों में और इसके दुष्प्रभाव होंगे। गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, इसकी तैयारी जरूरी है। हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो कम पानी में हो जाए। जैसे अल नीनो प्रभाव की बात आप कर रहे हैं, अल नीनो के कारण क्या वर्षा कम होगी तो पशु चारा भी कम होगा, अनाज भी कम होंगे और पानी हमको संरक्षित करना चाहिए। क्योंकि पानी की दिक्कतें आएँ तो हमें तैयारी करनी होगी, ऐसी किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा। भारत अच्छी स्थिति में है कि हमारे यहाँ जो श्री अन्न होता है, कोदो, कुटकी, रागी, कुल्थी, बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो बहुत कम पानी में होते हैं। तो अब हमें वापस उधर लौटना पड़ेगा। सर, यूथ के लिए आप क्या एक वो मैसेज देना चाहेंगे कि आज के टाइम पे यूथ को खेतों की तरफ अपना फिर से रुख करना चाहिए या नौकरी की तरफ ही उनको अपना रहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि दो चीज़ें हैं। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है। अगर यूथ खेतों में नहीं जाएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ भूखे मरने वाली हैं। जो सुबह का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, खेती आने वाले दिनों में और लाभदायक होगी, क्योंकि खाने पीने के बिना तो जीवन चलेगा नहीं। तो मेरा मानना है, मैं कई बार कहता हूँ कि 4-5 एकड़ की खेती अगर जिस तरीके से हम कर रहे हैं वैसा करेंगे आप, तो आपको सरकारी नौकरी या कारपोरेट की नौकरी या डिप्टी कलेक्टर तक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 एकड़ में इतना कमा लेंगे कि अपना भी घर चलाएंगे और कम से कम 5 परिवार आपसे जुड़ा हुआ जो उन खेतों में काम करेगा उसकी भी रोजी रोटी चलेगी। तो मैं बार बार कहता हूँ, आप नौकर मत बनिए, नियोक्ता बनिए और लोगों को भी आप रोजगार दीजिए, और ये खेती भी संभव है। बिल्कुल। सब भविष्य के लिए कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हैं, जिनसे लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए? देखिए, भविष्य में ज़्यादा लाभ देने वाली फसलों की बात करूं तो मेडिसिनल प्लांट और जड़ी बूटियों की खेती, हर्बल की खेती, मसालों की खेती और श्री अन्न जिसे कहते हैं, जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं, हमारे कृषि मंत्री जी भी कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी योजना भी लागू की है कि कोदो, कुटकी, रागी, चिया सीड्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सुपर फूड कहला रही है। पूरी दुनिया इनके पीछे दीवानी है। तो किसानों को भेड़ चाल में नहीं पड़ना है कि एक ने टमाटर लगाया सबने टमाटर लगा लो ना, फिर टमाटर फेंकने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों पे हमें जाना चाहिए। भविष्य की फसलें हैं। स्टीविया तो शक्कर से 25 गुना मीठी है और 0 कैलोरी है, पूरी दुनिया को चाहिए, तो ऐसी फसल करनी चाहिए। सर, एक सवाल और मैं ऐसे पूछूंगी, अगर आपको एक दिन का कृषि मंत्री बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या क्या चीजें चेंज करेंगे और क्या क्या वो चीजें होंगी? पहली बात तो एक दिन का ही क्यों भाई तो अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं तो कानून बना दूंगा कि भाई राजा राम जी को आजन्म जी। बहरहाल मैं बताऊं कि मेरी राजनीति में कोई रुचि कभी नहीं रही और मैं समझता हूं कि
कृषि मंत्री का दायित्व तो बहुत बड़ा है। जी। और फिर भी अगर कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि किसानों का जो नीतियाँ किसानों के लिए बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, उनमें किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। मूल्य निर्धारण करते हैं किसान भी बैठने चाहिए, क्योंकि सबसे सही सलाह ग्रास रूट लेवल से जुड़े ज़मीनी किसान दे सकते हैं कि उन्हें क्या समस्या है, उसे कैसे दूर करें, कैसे योजना उन तक पहुंचेगी। तो मेरा मानना है जिसके लिए योजना बन रही है उसकी योजना निर्माण में भागीदारी होना बेहद जरूरी है। सर, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे तो काली मिर्च को लेकर अभी हमारी बातचीत चल रही थी, तो केरल तक ही वो सीमित थी, लेकिन आपने मेहनत करके आपने उस चीज़ को और आगे बढ़ाया और आज मध्य भारत तक उसको पूरा फैलाया है। उसमें किस तरीके का आपका योगदान रहा और क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पर फेस की थी? कैसे आपने सोचा कि यहाँ पर भी हम वो चीज़ ला सकते हैं? मेरा मानना था कि जब मैं कई देशों की यात्रा किया कि क्लाइमेट को हम लोग अगर हम प्रकृति का अनुकरण करें तो हम क्लाइमेट को काफ़ी हद तक अपने फसल के अनुकूल बना सकते हैं। तो काली मिर्च तो हजारों साल से केरल, कर्नाटका, दक्षिण भारत में ही थी। जी। और ये देश काली मिर्च के कारण गुलाम हुआ था, मैं आपको पता ही है। इस मसालों के लिए ही गुलाम हुआ था, वास्को डी गामा उसी के लिए आए थे। तो आज भी उसकी बड़ी डिमांड है मसालों की, काली मिर्च की स्पेशली। तो और रेट अगर देखिएगा तो हमारे साग सब्जी चावल कुछ भी उगा लो 50-60 रुपये 70 रुपये किलो से ऊपर कुछ भी नहीं है, जबकि काली मिर्च 400-500 रुपये किलो होती है। तो उसका फ़ायदा मुझे ललचाता था। हालांकि इसको चालू करने में 30 साल लगे, नई किस्म का विकास किया, प्रकृति हम पर मेहरबान थी और एक ऐसी किस्म का विकास हुआ, मैं तो यही मानूंगा कि ये प्रकृति की कृपा है जो 4 गुना ज़्यादा उत्पादन देती है। और इतना ही नहीं, उसकी क्वालिटी जो है पूरे दुनिया में धूम मचा रही है, क्योंकि उसमें पिपराइजिन परसेंटेज बाकी से ज़्यादा है। जी। यहाँ तक कि IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने, जिनकी टीम हमारे यहाँ कई बार आई, रिसर्च किया, उन्होंने लिखा रिसर्च जर्नल में कि दिस इज द सुपीरियर क्वालिटी। और लगभग 8 से 10 किलो प्रति पेड़ उत्पादन देता है काली मिर्च, जबकि औसत उत्पादन लगभग 1.5 से 2 किलो है। तो मतलब 4 गुना उत्पादन, मतलब पूरी दुनिया के लिए भारत की देन है, मेरा मानना है। हाँ, इसमें 30 साल खर्चे हो गए हमारी ज़िंदगी के। और वास्तव में आपने जो शुरुआत की थी कि सपनों का जो रास्ता होता है जोखिम भरा तो होता है, और शॉर्टकट जैसा कुछ होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऑर्गेनिक खेती लोग करते हैं, तो अभी बारिश और हवा का दौर रहता है, आंधी तूफान का, तो वो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरीके से फर्टिलाइजर से बचाएं और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनसे किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आस पड़ोस में भी लोग जो खेती करते हैं, हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता है, हर कोई फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, तो उनसे हम अपने खेतों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, आपको करना ही होगा, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर ये जहरीला चावल, अनाज, फल, सब्जी खाएंगी तो यकीन मानिए होमो सेपियन जो लास्ट हमारी मानव प्रजाति है, ये लगभग 100 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है कि जो जहर चारों तरफ हम खा भी रहे हैं, हवा में भी जहर है, पानी में भी जहर है, मिट्टी में जहर भर दिया हमने। तो बेहद ज़रूरी है कि हम बिना जहर के बिना वाली खेती करें। उसके लिए मेरी राय है, पहले पेड़ लगाओ। जी। तो पेड़ लगाओगे तो क्लाइमेट भी जो चेंज है वो भी थोड़ा सुधरता है। पेड़ों की पत्तियों से हरी खाद बना लो, जो DAP यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पत्ती में वो सब कुछ है जो एक नई पत्ती बनने के लिए चाहिए। तो उसे डिकम्पोज करें और ये प्लांटेशन ऐसा करें कि बीच में इतनी जगह हो कि दूसरी खेती हो जाए। तो हमने एक मॉडल बनाया कि 8 से 10% जगह ही खाली प्लांटेशन लेगा और 90% जगह में बीच में साग सब्जी, जड़ी बूटियाँ, मसाले उगा लो। और ये जो पेड़ लगाए हैं इसमें हम काली मिर्च लगाते हैं, चढ़ाते हैं। तो देखिए, धान गेहूं में 6 इंच पैसा देता है, बाकी तो पराली है। और इसमें पैसा 50 फीट 100 फीट तक काली मिर्च है ऊपर। तो 1 एकड़ को हमने 50 एकड़ बना लिया, 1 एकड़ ज़मीन को, जो कि पेड़ों पे चढ़ा के किया। हवा में खेती की, वर्टिकल फार्मिंग उसे लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो हवा में तो खेती होती नहीं, क्योंकि जड़ें पेड़ की ज़मीन में होती हैं। तो ये खेती की पद्धति अपनाना पड़ेगा। तो इससे मौसम चेंज जो हो रहा है, पर्यावरण चेंज हो रहा है, वो भी मतलब
उससे भी हम बच पाएंगे और जो डीएपी यूरिया की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हरी खाद मिल रही है। और ऐसे पेड़ लगाएं जैसे हमने ऑस्ट्रेलियन टीक लगाया, उससे लकड़ी भी करोड़ों की मिलती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और पत्तियां उसकी साल भर गिरती हैं जिससे खाद बन जाती है और काली मिर्च भी उसी पे चढ़ जाती है। तो मेरा मानना है कि इस तरह से जो नवाचार हैं और भी कई किसान बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, किसानों को उनसे भी सीखना चाहिए। वैज्ञानिक जो बता रहे हैं वो भी करना चाहिए। सरकार जो योजनाएं दे रही है उनका भी फायदा उठाना चाहिए। सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक छोटी और सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो आप देना चाहते हो। संदेश जी, मेरा मानना है ऑर्गेनिक फार्मिंग अब आपकी चॉइस नहीं रही, अब आपकी चॉइस नहीं है, अब कंपलसरी हो गई है, अनिवार्य है। और जल्द ही ऐसे दिन आएंगे कि कोई जहर डालता हो अगर खेतों में मिला तो ड्रोन से उसे देखा जाएगा और तुरंत उसके खिलाफ केस दर्ज होंगे, क्योंकि जहर किसान को अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन ये मार्केट में जो जड़ी अपना केमिकल फर्टिलाइजर और जहरीली दवाइयाँ आई तो हमें वो जहर प्रदाता बना रही है अन्नदाता के बजाय। तो मेरा अंतिम संदेश यही है कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। कोई देखने वाला आपको नहीं होता आप क्या डाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं आप ऐसा करेंगे तो जिस तरह से अभी हाल में हमारा आम, यहाँ से तो हमने बोल दिया बहुत बढ़िया है, प्योर ऑर्गेनिक है, सब अच्छा है। जापान में गई, वहाँ मशीनों में जांच किया, उसमें कीड़े पाए गए, रिजेक्ट कर दिया। इससे देश का माथा सर्व से झुकता है। तो किसानों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमें मतलब हमारे देश की कहीं बदनामी ना हो। आप जैविक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक बोल रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही करिए। सर, सिक्किम जैसे एक राज्य बन गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्योंकि वहाँ पे सबने मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाया है और उन्होंने खुद की एक सबसे तीखी मिर्च जो बोली जाती है वहाँ की, छोटी सी गोल और तीखी लाल मिर्च, उसको बड़े पैमाने पर उन लोगों ने बनाया है वहाँ पर। और अब उनकी जो खेती करते हैं उसमें हर कोई मिलकर साथ में काम करता है। तो जिस तरीके से सिक्किम राज्य बना है ऑर्गेनिक का पहला, क्या लगता है वैसे और भी राज्य इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, सब इस चीज़ को अपनाएंगे? देखिए, सिक्किम एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन सिक्किम बहुत छोटा सा राज्य है और उसमें भी ज़्यादातर पहाड़ हैं, खेती वाली ज़मीनें बहुत कम है। मतलब मेरा बस्तर एरिया में जितनी खेती है शायद उससे भी कम है। तो बड़े राज्यों में इस तरह से अचानक रातों रात जैविक खेती अगर लागू करेंगे तो जो श्रीलंका का हाल हुआ वही हो जाएगा कि जैविक ने अचानक लागू कर दिया, तैयारी पूरी नहीं की थी, तो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री आवास छोड़ के भागना पड़ा, वहाँ अराजकता फैली। तो मेरा मानना है भारत देश जो बहुत बड़ा है और यहाँ धीरे धीरे हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। आपने जो पूछा सवाल, यस, संभव है, बिल्कुल किया जा सकता है, बट ओवरनाइट, रातों रात नहीं। तो भारत सरकार भी उस पर बहुत काम कर रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के, और जिस तरीके से आपने हमें जानकारी दी है बेहद इम्पॉर्टेंट है और हर कोई इसको देखकर सीखेगा और समझेगा कि क्यों जैविक खेती ज़रूरी है, क्यों हर्बल खेती ज़रूरी है और किस तरीके से अपने जीवन को और सुरक्षित बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।